हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था एक्सरसाइज 1.2.1, उसका पूरा डिस्कशन किया था। उसके पहले हमने आपको इस चैप्टर में अभी तक ये पढ़ा चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, जिसको कि ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ए क्रॉस बी लिखा जाता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं। उसी तरीके से ए क्रॉस ए और तीन सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बताया था। उसके बाद ये बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए में पी है, बी में क्यू है, तो ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट्स होंगे। अगर ए क्रॉस ए और बी में एम एलिमेंट्स कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एम स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज का डिस्कशन किया था। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड फर्दर इन दिस चैप्टर। प्लीज हम आपको जो बोलते हैं कि वीडियो देखने से पहले इस चैप्टर के सारे नोट्स रिवाइज कर लिया करिए। इट्स ऑलवेज अ बेटर प्रैक्टिस। ये आपको हैंग देता है चैप्टर का। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन इसके टोटल 4 तरीके होते हैं आपके रिप्रेजेंटेशन के। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। ये आप लोग सेट थियरी में पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरा होता है एरो डायग्राम। ठीक। चौथा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, इसमें बच्चों ये जो चारों तरीके हैं आपके रिप्रेजेंटेशन के, ये चारों एकदम अलग अलग प्रॉपर्टी हैंडल करते हैं। और डिपेंडिंग ऑन दी सेट्स व्हिच यू आर गिवन, इसमें से कुछ एक पर्टिकुलर होंगे जो आपके उस रिलेशन को या कार्टेशियन ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। जरूरी नहीं है कि सब में आप हर ए क्रॉस बी को लिख ले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3। अब इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ना, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना मुश्किल है, सेट बिल्डर में लिख सकते हैं। ठीक। एरो डायग्राम में भी लिखना मुश्किल है, ग्राफिकल में लिख सकते हैं। तो ये अब एक एक करके हम देखेंगे कि किसके लिए कौन सा बेटर होता है। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्लासिफाई कर पाना कि किस में रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि चारों का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं है। ये आपको एनसीईआरटी में शायद नाम लिख के नहीं दिया गया, पढ़ाया गया है। ठीक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी जो आपका सेट है ना, ए क्रॉस बी, इसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो याद करिए कि सेट थियरी में हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म कैसे लिखा था। सेट थ्योरी में रोस्टर फॉर्म, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो हम ये कहते हैं कि रोस्टर फॉर्म होता है, जैसे पुराने जमाने में, जैसे रेलवे वगैरह में जो ऑफिसर्स में रजिस्टर्स मेंटेन किया जाता है, उनको रोस्टर बोला जाता है, विच मेंटेन्स द डेली लॉग ऑफ समथिंग। किसी भी चीज के लॉग मेंटेन करने के लिए जो आप रजिस्टर यूज करते हैं उसको रोस्टर बोला जाता है। जैसे ट्रेन आ रही है तो कौन सी ट्रेन कब आई, कब गई, ट्रेन का टाइम टेबल क्या, तो दिस आर कॉल्ड रोस्टर्स। दीज आर द टाइम टू टाइम एलिमेंट बाय एलिमेंट एंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। किसी भी चीज का टाइम टू एलिमेंट बाय एलिमेंट एंट्री। मतलब रोस्टर फॉर्म में हम ये कहते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू से 4 5, तो ए क्रॉस बी रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेगा। रोस्टर फॉर्म में ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी। अभी तक हम जो आपको लिखते आ रहे थे वही आपका रोस्टर फॉर्म है। क्या, सबकी पेयरिंग सबके साथ कर दीजिए। 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ। ठीक, ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी आप सेट थियरी में पढ़ चुके हैं। सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो बेसिकली इट डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ
elements which satisfy that particular property will belong to this set। ठीक, तो A क्रॉस B का जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हम ये कहते हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू x, y का हर वो ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक, ये होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, इन दोनों से आप परिचित थे, इन दोनों से आप परिचित थे। अब दो नए और रिप्रेजेंटेशन आए हैं, एक को हमने कहा एरो डायग्राम और एक को हमने कहा सेट बिल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो थर्ड वाला आपका जो एरो डायग्राम है वो बेसिकली अगर ध्यान से देखिए तो क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो उतना यूजफुल नहीं होता है, लेकिन रिलेशंस में यूजफुल होता है। इसमें हम कहते हैं कि हर एक सेट को हम ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए सेट ए आपका है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी एंड सी। ठीक, तीनों हमने सेम एलिमेंट्स ले लिए। तो ये सेट ए है, इसमें हमने 1 2 और 3 ये तीन एलिमेंट्स रखे। दूसरा हमने सेट बी रखा जिसमें हमने ए बी और सी एलिमेंट्स ले लिए। एरो डायग्राम बताता है कि कौन सा एलिमेंट्स किससे रिलेट करेगा विद द हेल्प ऑफ अ एरो। पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 की पेयरिंग ए के साथ। ठीक, तो 1 ए एक एलिमेंट हुआ, 1 की पेयरिंग बी के साथ एक 1 बी एक एलिमेंट हुआ, 1 की पेयरिंग सी के साथ 1 सी एक एलिमेंट हो गया। ठीक, तो ए क्रॉस बी क्या बना 1 ए 1 बी 1 सी, तीन एलिमेंट्स हो गए। फिर 2 की पेयरिंग ए के साथ, 2 की पेयरिंग बी के साथ और 2 की पेयरिंग सी के साथ, तीन और एलिमेंट्स आ गए 2a 2b 2c। अब 3 की पेयरिंग ए के साथ, 3 की पेयरिंग बी के साथ और 3 की पेयरिंग सी के साथ। तो ये है आपका एरो डायग्राम। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत यूजफुल नहीं है क्योंकि आप देखिए बीच में आपका मकड़ जाल बन गया है और इस मकड़ जाल में यह ढूंढ पाना कि कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है, तो तीन ही है, ज्यादा होते तो और दिक्कत आती। नंबर ऑफ एरोज विल टेल यू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो कितने एरोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स। हर एक एरो एक एलिमेंट को एक के साथ पेयर कर रहा है। तो ये पेयरिंग एक ऑर्डर्ड पेयर जनरेट करता है, वो ऑर्डर्ड पेयर आपका ए क्रॉस बी में रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चलिए अब तीसरा आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये इनफाइनाइट सेट्स के लिए काफी यूजफुल होता है। अभी फिलहाल हम अपने सेट्स यही रखते हैं। थर्ड है आपका, सॉरी फोर्थ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका ये कहता है कि भैया एक्स एक्सिस बनाइए और वाई एक्सिस बनाइए। ठीक, ऑर्डर हमने उल्टा बोला लेकिन यही एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, उस पे आप इनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि आप अभी फिलहाल जो एलिमेंट्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप नंबर्स लिखते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे अब इस वाई एक्सिस का नाम बदल देंगे, ये हमारी हो जाएगी अल्फाबेटिकल एक्सिस। ये लिखना जरूरी नहीं है, केवल समझने के लिए हम ये करवा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि भाई यहां पर आपका 1 है 2 है 3 है, सेट ए के एलिमेंट्स, और इस पे ए है इस पे बी है। तो हम यहां से लाइंस खींचेंगे, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे, इन तीनों से वर्टिकल लाइंस खींचेंगे और ये जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस हैं ये आपके ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स होंगे। कैसे, ये 1 ए 2 ए 3 ए। नॉर्मली हम एक्स एक्सिस के एलिमेंट्स पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस के बाद में लिखते हैं। तो अगर ए क्रॉस बी है तो ए के एलिमेंट्स इस पे, बी के एलिमेंट्स इस पे, बी क्रॉस ए है तो बी के एलिमेंट्स इस पे, ए के एलिमेंट्स इस पे आएंगे। ये 1 बी 2 बी 3 बी, ये आपके ए क्रॉस बी के टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए। ठीक, तो चलिए give me some time to clear up the board and write down some good questions on the board so that you can have a
प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, तो जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमने बोर्ड पे लिखा है और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है दिस ए क्रॉस बी। रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी आपका क्वेश्चन है। अब बताइए कि क्या आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? पहली बात तो सेट ए को ही आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेट ए जो है वो एक इनफाइनाइट नंबर्स का एलिमेंट है, सॉरी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करता है। उसी तरीके से सेट बी में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे। तो ए इनफाइनाइट, बी इनफाइनाइट, तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट ही आएगा। तो ए क्रॉस बी को आप उसमें नहीं लिख सकते, किसमें? रोस्टर फॉर्म में। लेकिन हाँ, आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये आपका आएगा कैसे? एवरी ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर्स में बनाने हैं ए क्रॉस बी के, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब ए है क्या? ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन -2 and 3। तो हम कहेंगे सच दैट -2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 3 एंड y की रेंज क्या आनी चाहिए? 2 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 5। x हमने a की रेंज दे दी, y को हमने b की रेंज दे दी। अब इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर सब बना सकते हो ना, बनाओ। पहला कहां से? -2 -2.12 -2.22, ऐसे करते करते इनफाइनाइट एलिमेंट्स बनेंगे। बट दिस रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट्स एंटायर ए क्रॉस बी। ठीक, एरो डायग्राम में भी इसको बनाना बहुत मुश्किल है, बनाना मुश्किल क्या, नामुमकिन है, आप नहीं बना सकते। लेकिन ग्राफिकल में आप इसको बना सकते हैं। ग्राफिकल में कैसे? ये थोड़ा नया है आपके लिए। ग्राफिकल में हम कहेंगे कि चलिए, क्योंकि ये पूरे के पूरे नंबर से ही डील कर रहा है, तो विल बी यूजिंग अवर एक्स एंड वाई एक्सिस। पहला सेट ए है, ए क्रॉस बी आपको रिप्रेजेंट करना है, तो पहला सेट ए, इसको हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका आएगा, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ऑर्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जो भी आप पॉइंट लिखते हैं उसमें एक्स कॉमा वाई आता है। मतलब पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट उठाएंगे, फिर आप वाई कोऑर्डिनेट उठाएंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर इसी तरीके से लिखा जाता है। हमारा इसमें भी एक ऑर्डर्ड पेयर इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट किससे उठाना है? ए से, तो ए इससे उठना चाहिए। ठीक, तो हम कहेंगे कि ए एक्स एक्सिस पे आप ए को रिप्रेजेंट करिए और वाई एक्सिस पे बी को रिप्रेजेंट करिए। तो ए क्या कह रहा है? कि ए कह रहा है कि एक्स शुड लाई बिटवीन -2 and 3। तो ये आपका -2, -1, 1, 2 and 3। मतलब एक्स आपका इस लाइन के इधर और इस लाइन के बीच में होना चाहिए। मतलब ये आपका एक्स का रेंज है। ठीक, वाई कह रहा है कि सेट बी कहां से है? 2 से लेकर के 5 तक। तो 1, 2, 3, 4 and 5। हमने स्पेसिंग थोड़ी अलग अलग कर दी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 से लेकर के 5 तक, तो 2 से लेकर के 5 तक ये आपका बी की रेंज है। तो चलिए, यहां से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, यहां से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। अब देखिए, इस पॉइंट, इस एरिया में, इस रीजन में लाई करने वाला कोई भी पॉइंट आप उठा लीजिए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके बीच में लाई करेगा और वाई कोऑर्डिनेट इसके बीच में लाई करेगा। कैसे? सपोज करिए हमने ये पॉइंट उठाया, एक्स कोऑर्डिनेट 1 पॉइंट समथिंग, वाई कोऑर्डिनेट 3 पॉइंट समथिंग। ये पॉइंट उठाया, एक्स कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट समथिंग, वाई कोऑर्डिनेट 4 पॉइंट समथिंग। उसी तरीके से अगर हम यहां का कोई पॉइंट उठाते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 से ज्यादा हो जाएगा। यहां का उठाएंगे तो -2 से छोटा हो जाएगा, यहां का उठाएंगे तो 5 से बड़ा हो जाएगा, यहां का उठाएंगे तो 2 से छोटा हो जाएगा। लेकिन इस एरिया में लाई करने वाले पॉइंट्स को जब तक आप उठाएंगे तब तक ये ए क्रॉस बी आपका इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब दिस
शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए क्रॉस बी। ठीक, अब कोई कहे कि भैया एलिमेंट्स बताओ, तो कह निकाल लीजिए, हमने तो रिप्रेजेंट कर दिया, एलिमेंट्स आप निकाल लीजिए। ठीक, तो चलिए, लेकिन अब इसमें एक और ट्विस्ट आता है कि ये तो भाई सब इक्वालिटी लगी हुई थी, जरूरी नहीं है कि हर जगह इक्वालिटी हो। तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसी में उसने, अब हम रीसेट बिल्डर फॉर्म हटा देते हैं क्योंकि वहां पर जो यहां लिखेगा वही यहां लिख देना है आपको, तो उसको देखने की तो जरूरत है नहीं। मान लीजिए उसने आपसे कहा कि यहां पर इक्वालिटी नहीं है, क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब इसने क्या कहा कि x की वैल्यू -2 से बड़ी है, -2 के बराबर नहीं है, मतलब ये लाइन आप नहीं ले सकते, कारण क्योंकि इस पे लाइक करने वाले हर पॉइंट क्या है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -2 होगी, तो इसको आप शेडेड बना दीजिए। शेडेड बनाने का मतलब है कि दिस लाइन इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक, उसी तरीके से मान लीजिए 3 को हटा दिया गया, तो 3 को इक्वालिटी नहीं है, मतलब अब x 3 के इक्वल नहीं हो पाएगा, तो इसको हटा दीजिए। इस पे x की वैल्यू कितनी है, 3। अगर उसने, ये किसका है, ये तब जब इसके, देखिए ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, ये वाला, दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये वाला, इसका रिप्रेजेंटेशन, तीसरा क्वेश्चन इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक, चौथा क्वेश्चन इसकी भी हटा दी इसने इनइक्वालिटी, तो हम कहेंगे कि अब x y की वैल्यू, ये सेट b जो है वो y के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y की वैल्यू 2 के बराबर नहीं हो सकती, 2 से बड़ी, तो 2 ये वाली लाइन है ना, इसको शेडेड कर दीजिए। इसको शेडेड कर देंगे तो ये क्या आएगा, अब y भी आपका 2 के बराबर नहीं है। अब अगर आपने इसको भी चौथा 1 2 3 4 पांचवा क्वेश्चन, इसको भी हटा दीजिए, तो अब y की वैल्यू 5 भी नहीं हो सकती, इसको मिटा दो। देखो हम ये समझ रहे हैं आपको कि हो सकता है आपको बार बार x और y में कंफ्यूजन हो कि कब आप x बोल रहे हैं कब आप y बोल रहे हैं। देखिए इस सेट को हमने x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है और इसको किस पे रिप्रेजेंट किया है, y एक्सिस पे, तो ये x अलग है, यहाँ आप a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन एक्सिस यही है। a जो है आपका x एक्सिस पे है, b जो है y एक्सिस पे है, तो ये x क्रॉस y एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये आपका तब है जब एक में भी इक्वालिटी नहीं होल्ड करती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए बोर्ड पे हमने बहुत कुछ लिख दिया है। ठीक, इतनी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बाद, इतनी नॉलेज इकट्ठा कर लेना रिप्रेजेंटेशन के बाद आपको एक्सरसाइज 2.2 के लिए फुल्ली प्रिपेयर कर देगा। कैसे, ये जो 3 चीजें लिखी है ना, ये तीनों की तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये जो 3 स्टेटमेंट्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये स्टेटमेंट्स आप एक तरीके से कह सकते हैं कि गेटवे टू कैलकुलस है। गेटवे मतलब ये नहीं समझ में आया तो आप कैलकुलस के गेट के अंदर ही नहीं घुस सकते। सेट थियरी के बाद जो पहला स्टेप है आपका कैलकुलस की तरफ, वो होता है रिलेशन। क्यों? क्योंकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने लिखा वो तो इन जनरल था, उससे हम रिलेशंस बनाते हैं, और उसमें से कुछ रिलेशंस हमारे फंक्शंस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स हमारे रिलेशंस होते हैं और उससे हम अपने फंक्शंस बनाते हैं। मतलब ए क्रॉस बी सारे रिलेशंस को कंटेन करेगा और सारे रिलेशंस हर फंक्शंस को कंटेन करेंगे। अब देखते हैं कि ये रिलेशंस होते क्या है। रिलेशन बेसिकली हम ये कहते हैं कि जैसे हमने जब ए क्रॉस बी लिखा तो हमने कहा कि आप पहला एलिमेंट ए से उठाओ, दूसरा एलिमेंट बी से उठाओ और जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है ना सब बना दो, और बनने के बाद जो आपका सेट तैयार होता है वो आपका ए क्रॉस बी होता है। वेरी गुड, वेल, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप रिलेशन की बात करते हैं तो पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन ये कहती है कि अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, 2 सेट्स हैं सेम एज कार्टेशियन प्रोडक्ट कि 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी हैं। जैसे उसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे थे, अब रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। सेट ए टू सेट बी
एक रिलेशन सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। समझे? ए क्रॉस बी जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा उसका एक सबसेट उठा लीजिए, उसका एक सबसेट उठा लीजिए। हर एक सबसेट एक रिलेशन होता है ए टू बी पे। ठीक, ए क्रॉस बी आपने लिखा, उसके जितने आप सबसेट्स बना ले जाएंगे ना, हर एक सबसेट एक रिलेशन होगा ए टू बी पे। ठीक, तो रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसे पहला स्टेटमेंट याद रखिएगा, एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दूसरी चीज, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट। जो सबसेट हम उठा रहे हैं, जो रिलेशन उठाया जा रहा है, वो कैसे निकाला जाता है कि आप भाई, पहले तो हमने कहा कि ए क्रॉस बी जब आप लिख रहे हैं तो ए का एक एलिमेंट उठाइए, बी का एक एलिमेंट उठाइए और पेयर बनाते जाइए। लेकिन अब हमें क्या कर रहा है कि वो कंडीशन बोल देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 3 4 एंड 5। हमने रिलेशन कहा कि x इज इक्वल टू वाई, ये वो कंडीशन लगा रहा है, तो ए क्रॉस बी में आपका 1 1 भी, सॉरी इसमें हम लिखते हैं 2 3 4 लिख देते हैं। ठीक, 2 3 4 लिख देते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई, मतलब जब 2 2 है वो आएगा, 3 3 है वो आएगा, मतलब ए इस रिलेशन आर में क्या आया? 2 2 आएगा और 3 3 आएगा। क्यों? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 है। क्या 1 2 इक्वल 2 है? नहीं। 1 2 1 3 है, 1 4 है, नहीं। कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है। 2 2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो ये इस रिलेशन के अंदर अंतर्गत आ गया। 2 3 नहीं आएगा, 2 4 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आ जाएगा। तो इसी, ओहो हमने अपने रेंज की डेफिनेशन को गंदा कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस ए क्रॉस बी के सबसेट्स उठाने के लिए एक प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है, रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट। एक प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है जो कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है, वही हमारा रिलेशन बोला जाता है। ठीक, चलिए ये हुआ आपका रिलेशन। अब आते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें नोट करनी है। ये पूरा पेज आपको नोट करना है जो बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। पहला ये कि द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। मतलब जैसे आपने 2 3 लिखा तो ये एलिमेंट इसकी इमेज बोला जाएगा और ये एलिमेंट इसकी प्री इमेज बोला जाएगा। मतलब अगर 2 3 लिखा है तो 3 इज इमेज ऑफ 2 and 2 is pre-image of 1, ठीक, सॉरी 2 is pre-image of 3। ये दोनों, जो दूसरा वाला होता है वो इमेज बोला जाता है, जो पहला वाला होता है वो प्री इमेज बोला जाता है। नेक्स्ट, वो हमने बता ही दिया आपको। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का आप सबसेट उठाते हैं जिसमें कि जो एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, वो एक दूसरे से किसी एक प्रॉपर्टी या किसी रिलेशनशिप के अंतर्गत जुड़े होते हैं। वेरी गुड। उसके बाद हमने कहा कि जो दूसरा एलिमेंट होता है वो पहले की इमेज बोला जाता है, जो पहला एलिमेंट होता है दूसरे की प्री इमेज बोला जाता है। अब आते हैं डोमेन पे। डोमेन हम इसको क्लियर कर देते हैं ताकि हम आपको लिख के समझा सकें। इतना आपने नोट कर ही लिया होगा, नोट नहीं किया हो तो वीडियो पीछे करके नोट कर लीजिए। अब वो ये कह रहा है कि सपोज करिए आपने R इज इक्वल टू से A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 2 3 4 और रिलेशन है x कॉमा y such that x is equal to x belongs to A, y belongs to B and x is equal to y। तो A क्रॉस B पहले तो हम लिखते हैं। A क्रॉस B क्या आएगा आपका 1 2 1 3
1 4 2 2 2 3 2 4। ये आपने लिख लिए सारे एलिमेंट्स। अब आप ध्यान से देखिए, इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं R सच दैट X A को बिलोंग करे, Y B को बिलोंग करे, तो ठीक है, A क्रॉस B के एलिमेंट्स उठाने, ये तो तय हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसमें वो एलिमेंट्स छांटने हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी हर एलिमेंट तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, हर एलिमेंट तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम वही चेक करेंगे। इसमें क्या x इज इक्वल टू वाई है? नहीं। इसमें क्या x इज इक्वल टू वाई है? नहीं। इसमें क्या x इज इक्वल टू वाई है? नहीं। इसमें हाँ है। एक मिनट में सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के लिखे ही नहीं है। 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 एंड 3 4। अब आपका 3 ए क्रॉस बी कंप्लीट हो गया है। तो 2 2 आया पहला एलिमेंट जो कि x इज इक्वल टू वाई को सेटिस्फाई किया। आगे बढ़ते हैं 2 3 नहीं, 2 4 नहीं, 3 2 नहीं, 3 3 यस, 3 3 दूसरा एलिमेंट है जो इसको सेटिस्फाई किया। अब 3 4 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इस रिलेशन, ये देखिए ध्यान से देखिए, इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत इस रिलेशन ने इसके कुछ एलिमेंट्स उठा लिए। इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत इस रिलेशन ने ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स उठा लिए। यही हमारा रिलेशन होता है। हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट उठाइए, ये एक रिलेशन बनता है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको एक पर्टिकुलर रिलेशन ऐसा कुछ पैटर्न मिल जाए, आप केवल नॉर्मली भी सबसेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी बाद में ढूंढी जाएगी। ठीक, तो इसका कोई भी आप एक सबसेट उठाएंगे ना, वो एक रिलेशन हो जाता है, ये क्लियर रखिएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज भी डिफाइन की जाती हैं रिलेशंस बनाने के लिए। दूसरी चीज, तो इसकी इमेज बोला जाता है और पहला एलिमेंट दूसरे वाले की प्री इमेज बोला जाता है। 1 इसकी प्री इमेज है और 2 इसकी इमेज है। 1 इस 3 की प्री इमेज है, 3 1 की इमेज है। 4 1 की इमेज है, 1 4 की प्री इमेज है। ठीक, उसी तरीके से बाकी सब में भी आप बोलेंगे। अब आगे आते हैं, दो चीजें आती हैं, दो चीजें नहीं, बेसिकली यहां 3 चीजें लिखी हुई हैं। एक है डोमेन, एक है कोडोमेन और एक है रेंज। डोमेन हम कहते हैं, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स को उठा लीजिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3। तो डोमेन हम कहेंगे कि डोमेन इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। इस रिलेशन के अंतर्गत आने वाले हर ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को उठाइए और उनका एक सेट बनाइए, वो आपका डोमेन बोला जाता है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन। अब आते हैं रेंज और कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन काफी रिलेटेड होता है। द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स, range of the set of all the second elements in relation R, इसमें second elements उठाइए, R is equal to 2 3। second elements का जो सेट है वो आपका रेंज बोला जाता है। ठीक, of the relation R from set A to set B, the whole set B, ये जो सेट है जिससे आप क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा एलिमेंट उठा रहे हैं, उस सेट बी को हम कोडोमेन बोलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, कोडोमेन क्या बना आपका 2 3 एंड 4, यह है आपका कोडोमेन। तो सेट, ये आपका रेंज, ये आपका कोडोमेन। ये बताइए इस ऑर्डर्ड पेयर का हमेशा दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा? हमेशा दूसरा एलिमेंट सेट बी से ही आता है, और हम कह रहे हैं कि जो दूसरे एलिमेंट्स का सेट है वही आपका रेंज बनेगा। जो दूसरे एलिमेंट्स का सेट है वही आपका रेंज बनेगा। इट मींस जो दूसरे एलिमेंट्स का रेंज का सेट बनेगा वो कहां से उठ रहा होगा? सेट बी से उठ रहा होगा। इट मींस कि रेंज जो है वो हमेशा सेट बी से ही उठेगी और रादर कोडोमेन से ही उठेगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक, तो 3 चीजें हमने आपको बताई। पहली चीज कि आप रिलेशन किसको बोलते हैं, तो रिलेशन ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके किसी भी सबसेट को आप उठा लीजिए, उसको हम
रिलेशन बोलते हैं, एक रिलेशन डिफाइन कर देगा। दूसरी चीज हमने आपको बताई कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनके बीच में कुछ पर्टिकुलर रिलेशन के हिसाब से हम उठाते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स को। पहला जो एलिमेंट होता है वो दूसरे वाले का प्री इमेज बोला जाता है, दूसरा जो होता है वो पहले वाले की इमेज बोला जाता है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट की इमेज सेकंड होता है और फर्स्ट वाला सेकंड की प्री इमेज होता है। उसके बाद पहले एलिमेंट्स का जो सेट है, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट उठा लीजिए, उसका जो सेट बनेगा वो आपका डोमेन सेट बोला जाता है, और जो दूसरे एलिमेंट्स का सेट बनता है वो हमारा रेंज सेट बोला जाता है। और दूसरे एलिमेंट्स आते कहां से हैं? बी सेट बी से आते हैं, तो सेट बी जो पूरा होता है उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। तो टोटल 4 चीजें आपको बताई गई। पहली चीज रिलेशन क्या होता है, दूसरी चीज डोमेन क्या होती है, तीसरी चीज रेंज क्या होती है, और चौथी चीज कोडोमेन क्या होती है। याद रखिएगा ये चारों टर्म्स, चारों नहीं, इसमें रेंज, डोमेन और कोडोमेन बहुत ज्यादा यूज होगा कैलकुलस में। एकदम अभी से कॉन्सेप्ट एकदम फर्राटेदार क्लियर रखिए, ठीक है। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे की कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर कर दें। अभी तक आपने ये सीख लिया कि रिलेशन होता क्या। देखिए ये बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा डाइसी लगता है, समझ में नहीं आता कि है क्या। एक हम एग्जाम्पल लिखते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। सपोज करिए हमने एक सेट लिया 1 2 3, दूसरा सेट लिया A B C, ठीक। अब एक रिलेशन हम डिफाइन करने जा रहे हैं, एक रिलेशन हम डिफाइन करने जा रहे हैं R। पहले तो देखते हैं कि A क्रॉस B क्या आएगा। तो A क्रॉस B आपका आएगा 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B एंड 3C। ये आपका A क्रॉस B है। अब आप इसमें से कोई भी एलिमेंट का एक सबसेट उठा लीजिए, कितने भी एलिमेंट्स का। सपोज करिए हमने उठाया 1C, फिर उठाया 2B, कोई भी, फिर उठाया 3A और फिर उठाया 3C। इसको हमने कह दिया भैया कि ये एक रिलेशन है R, ये एक रिलेशन है R, ठीक। इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों कि आप इसके बीच का रिलेशन ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मतलब हमने अब यहां तो A और एक तो अल्फाबेट है, दूसरा नंबर है, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन समझने के, देखिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि हमें रिलेशन मिल जाना चाहिए, तो y = x+1 या y = x², y = mod x। नहीं, ये जरूरी नहीं है। इस A क्रॉस B का आप कोई भी सबसेट लिख लीजिए। हमने सपोज करिए R1 लिखा, तो 1A 1B 1C 2C एंड 3B, ये लिख दिया हमने, एक सबसेट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक रिलेशन हो गया। तो कोई भी आप इसका सबसेट उठा लीजिए, वो एक रिलेशन बन जाता है, ठीक। वेरी क्लियर कर दीजिएगा एकदम दिमाग में कि प्रॉपर्टी आपको पता हो न पता हो इससे कोई मतलब नहीं है। इसके हम जितने सबसेट्स लिखेंगे हर सबसेट एक रिलेशन बोला जाएगा। कैसा रिलेशन है, जस्टिफाइड है नहीं है, प्रॉपर्टी मिल रही है नहीं मिल रही, अलग बात है। इस A क्रॉस B का हर एक सबसेट एक रिलेशन होता ही होता है। ये एकदम क्लियर दिमाग, बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, अरे सर इसमें A और B कैसे रिलेटेड हैं XY, हम कैसे, कौन सा रिलेशन है। अरे भैया कोई रिलेशन हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, एकदम क्लियर कर लीजिए। इसका सबसेट है तो रिलेशन हो जाएगा, A क्रॉस B का सबसेट है तो ये A टू B में एक रिलेशन हो जाएगा। कोई दो राय मत रखिएगा, ठीक। प्रॉपर्टी मिलती है नहीं मिलती है वो आगे की बात है, लेकिन A क्रॉस B के हर एक सबसेट को हम एक रिलेशन बोलते हैं। क्लियर। अब हम R1 में आते हैं, R में आते हैं। तो हम ये कहेंगे कि पहला एलिमेंट उठाया, ऑर्डर्ड पेयर हमने 1C उठाया, ये मिला, तो हम ये कहेंगे कि C इज इमेज ऑफ 1 अंडर R। इस रिलेशन के अंतर्गत
C1 की इमेज है एंड 1 इज प्री इमेज ऑफ C अंडर R। समझ में आया? इस रिलेशन के अंतर्गत C1 की इमेज है और 1 C की प्री इमेज है। उसी तरीके से आप तीनों के लिए लिख सकते हैं। R के लिए 2 इज इमेज ऑफ किसका? 2 इज नहीं, B इज इमेज ऑफ 2 अंडर R एंड B 2 इज प्री इमेज ऑफ B अंडर R। समझ में आया? क्लियर करिएगा एकदम कॉन्सेप्ट। ये इसकी इमेज बोला जाता है, ये इसकी इमेज बोला जाता है, प्री इमेज बोला जाता है। क्लियर? R1 पे आते हैं तो हम कहेंगे कि R1 के लिए अगर लिखना चाहें तो सपोज करिए हम इस एलिमेंट को लिखना चाहते हैं, या इसको नहीं, इसको लिखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि C इज इमेज ऑफ 2 अंडर कौन से रिलेशन के अंतर्गत? R1। अब R1 रिलेशन के अंतर्गत C2 की इमेज है एंड 2 इज इमेज ऑफ और रादर प्री इमेज ऑफ C अंडर R1। एक और लिख देते हैं 3। R1 के लिए हम लिख रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि B इज इमेज ऑफ 3 अंडर R1 एंड 3 इज प्री इमेज ऑफ C अंडर R1। ठीक? तो जो पहला स्टेटमेंट की रिलेशन क्या होता है, क्लियर हो गया। इमेज और प्री इमेज क्या होती हैं, ये क्लियर रखिएगा। तो रिलेशन की डेफिनेशन में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हमने लिखवाई थी, दिमाग में एकदम ड्रिल करके घुसा लेने का। ड्रिल मतलब मशीन वाला ड्रिल मत कर लेना, अच्छे से बिठा लीजिएगा दिमाग में। कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर ने बोला सर, पापा ने, सर ने बोला था ऐसा करने के लिए, ना मुन्ना ना, ऐसा मतलब नहीं है। अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, बस इतना ही मतलब है। आगे बढ़ते हैं। ओह, हमने तो मिटा दिया पूरा सेट। चलिए कोई बात नहीं। ये जो R हमने लिखा था वो क्या था हमें नहीं पता। सपोज करिए हम 1C लिखते हैं, या एक बार फिर ये लिख देते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू A B एंड C। तो A इज इक्वल टू A क्रॉस B इज इक्वल टू 1 कॉमा A 1 कॉमा B 1 कॉमा C 2 कॉमा A 2 कॉमा B एंड 2 कॉमा C 3 कॉमा A 3 कॉमा B एंड 3 कॉमा C। ये क्रॉस B था। हमने सपोज करिए, अब हमने R2 उठा लिया। अब वो रिलेशन तो हमें याद नहीं है, पीछे जाके देखना पड़ेगा, बट लेट्स कंटिन्यू। तो R2 हम लिख रहे हैं कि 1A हमने उठाया, 1C हमने उठाया, 2B हमने उठाया, ये हमारा रिलेशन R2 हो गया। R3 भी एक रिलेशन लिख लेते हैं, कोई भी एलिमेंट उठाना चालू करिए। 2B हमने उठाया, 1B भी हमने उठा लिया और 3C भी हमने उठा लिया। ठीक, ये R1 R2 और R3 दो रिलेशन हमने लिखे हैं। अब दूसरी जो दो डेफिनेशंस थी, कोडोमेन और रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन हम कहते हैं डोमेन ऑफ R2 एंड डोमेन ऑफ R3 क्या आएगा? R2 की डोमेन का मतलब है कि R2 में आए हुए हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, दूसरा एलिमेंट 1, तीसरा एलिमेंट 2। रिपीटिशन सेट्स में कोई मायने नहीं रखता है, तो 1 एंड 2 इज डोमेन ऑफ R2। 1 2 इज डोमेन ऑफ R2। और R3 की डोमेन लिखने जाएंगे तो इसके एलिमेंट्स उठाना स्टार्ट करिए। तो सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3। तो डोमेन R2 की ये हो गई, R3 की ये हो गई। केवल पहला एलिमेंट उठा के लिख देना है। रेंज ऑफ R2, रेंज ऑफ R3 क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल दी सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट उठाओगे तो डोमेन बनेगा, सेकेंड उठाओगे A C B, A C एंड B, ये इसकी रेंज हो गया। और B B C मतलब B C,
ये इसकी रेंज हो गया। कोडोमेन, कोडोमेन दोनों रिलेशंस का सेम ही होगा। ये वो सेट होता है जिससे हम सारे सेकेंड सेट्स उठा रहे होते हैं। बी, ए क्रॉस बी का जो बी होता है वही हमारा कोडोमेन सेट बोला जाता है। ठीक, तो आई होप कि आपको डोमेन, रेंज और रिलेशन की डेफिनेशंस तो क्लियर हो गई होंगी। पहले एलिमेंट्स का सेट बनाइए, वो डोमेन बोला जाता है। दूसरे एलिमेंट्स का सेट बनाइए, वो रेंज बोला जाता है। और टोटल जिसमें से आप दूसरे एलिमेंट्स उठाते हैं ऑर्डर्ड पेयर के ए क्रॉस बी के, वो आपका कोडोमेन बोला जाता है। ठीक, तो रिलेशन, डोमेन एंड कोडोमेन, रेंज, ये क्लियर होना चाहिए एकदम कॉन्सेप्ट। अब देखिए इस रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं किससे, वो जो आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैं 4 तरीके बताए थे, उसमें से कुछ तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म में तो ये रिलेशंस लिखे ही हुए हैं, ये दोनों रोस्टर फॉर्म है आपके रिलेशंस के। एरो डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कहेंगे कि सेट ए क्या है 1 2 3, सेट बी क्या है ए बी सी। ए से बी में हमने एक रिलेशन डिफाइन किया R2 such that 1 is related to A, 1 is related to C and 2 is related to B। ये इस रिलेशन R2 का एरो डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है। 1 2 3 सेट ए बी सी, सेट बी, रिलेशन R3 अब रिलेट करते हैं सेट ए से सेट बी के। अब देखिए रैंडम अब सारे क्रॉस एरोज ड्रॉ कर देते हैं तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर देता। अब हम केवल इस रिलेशन वाले एरोज ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें 2 इज रिलेटेड टू बी, 1 इज रिलेटेड टू बी, 3 इज रिलेटेड टू सी। तो ध्यान से देखिए ये डोमेन जिससे जिससे आपने रिलेट किया, ये रेंज और यही कोडोमेन। ठीक, इसमें ये डोमेन, ये दोनों सेट्स रेंज और ये पूरा बी कोडोमेन। ठीक, ये है आपका रिलेशंस का कंस्ट्रक्शन, कंपोजिशन और रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में अगर आप थके नहीं है तो साथ में देख लीजिए, और नहीं तो अगले वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स बेस्ड ऑन रिलेशंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए इतना काफी है। Please let me remind you कि please subscribe to our channel, like our videos and download our application from Play Store। ठीक है, चलिए बाय बाय।